सोचिए आप एक प्लेन में सफ़र कर रहे हैं, आसमान साफ है, हवा में नरमी है और सब कुछ ठीक लगती है, और फिर एक सेकंड के अंदर सब कुछ बदल जाता है। प्लेन ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है, इमरजेंसी लाइट्स ब्लिंक करने लगते हैं और अलार्म्स बजने लगती है और अचानक सीट बेल्ट टाइट हो जाती है और फिर क्रैश। आँख खुलती है और चारों तरफ सिर्फ बर्फ़, खामोशी और मौत का सन्नाटा। दोस्तों, ये कहानी है उन 45 लोगों की जो एक प्लेन क्रैश के बाद एंडीज़ के बर्फ़ से ढके पहाड़ों में 70 दिन तक जिंदा रहे, जहां उनके पास ना खाना था, ना पानी, ना कोई मेडिकल हेल्प और ना ही कोई आसपास इंसान। सिर्फ मरने का इंतज़ार या जिंदा रहने की लड़ाई। लेकिन जो हुआ उसने दुनिया को हिला दिया। ये कहानी है दोस्ती, बलिदान, इंसानियत और जिंदा रहने की वो लड़ाई जो मौत के सामने भी नहीं झुकता। 12 अक्टूबर 1972 का दिन था। साउथ अमेरिका के उरुग्वे से एक छोटा सा चार्टर्ड प्लेन उड़ा। इस प्लेन का डेस्टिनेशन था चिले की राजधानी सैंटियागो। प्लेन में कुछ रग्बी प्लेयर्स थे, लंबी हाइट वाले भारी बॉडी वाले खिलाड़ी। कुल मिलाकर 45 लोग इस फ्लाइट में थे, जिनमें कुछ खिलाड़ियों के फैमिली मेंबर्स और दोस्त भी शामिल थे। ये फ्लाइट ज़्यादा लंबी नहीं थी। उरुग्वे से सैंटियागो तक का सफ़र आमतौर पर सिर्फ 3 घंटे का होता था, लेकिन बीच में एक बड़ी रुकावट थी, एंडीज पर्वत। साउथ अमेरिका का यह एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ी रेंज में मानी जाती है। हिमालय के बाद सबसे ऊंची चोटियां भी यही मिलती। ये खूबसूरत पहाड़ियां उन लोगों के लिए तबाही बन गई जो इस फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे। 12 अक्टूबर के दिन जब प्लेन हवा में था, तब एंडीज में तेज़ तूफान आया हुआ था। ऐसे मौसम में प्लेन का उड़ना मुश्किल हो गया। पायलट्स ने डिसाइड किया कि बीच रास्ते में कहीं रुक जाएं और अगली सुबह फिर से उड़ान भरी। इसीलिए प्लेन मेंडोजा, अर्जेंटीना में लैंड करा दिया गया। रात वहीं गुजारी गई। अगले दिन 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 में प्लेन ने फिर से उड़ान भरी। पायलट्स ने इंश्योर किया था कि मौसम अब क्लियर है। अगले 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चल रहा था, प्लेन स्मूथली चल रहा था। लेकिन 3 बजे पायलट्स ने प्लेन को डिसेंड करना शुरू किया। सैंटियागो अब ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन अभी भी प्लेन पहाड़ों के बीच में ही था, क्योंकि सैंटियागो के आसपास भी काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। डिसेंड करते वक्त अचानक टर्बुलेंस आया। प्लेन ज़ोर ज़ोर से हिला, फिर बादल घिरे और प्लेन के आसपास कुछ दिखना बंद हो गया। सब कुछ सफ़ेद बादलों में छुप गया था। तभी अचानक अलार्म्स बजने लगी, वार्निंग लाइट्स ब्लिंक करने लगी। किसी को भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा। प्लेन में बैठे रग्बी प्लेयर्स ज़्यादा घबराए नहीं। इसी बीच एक पैसेंजर ने विंडो सीट से बाहर झांका और देखा कि बादल हल्का सा हट रहा है। लेकिन उसने नोटिस किया कि प्लेन एक पहाड़ के बहुत करीब आ गया था। जब बादल से बाहर निकला, तभी पायलट्स को भी समझ आया कि प्लेन एक बड़े रॉक के सामने जा रहा है। घबराहट में पायलट्स ने तुरंत प्लेन को ऊपर उठाना शुरू किया। ग्राउंड कोलिजन अलार्म्स जोर जोर से बज रहा था। पायलट्स ने फुल पावर देकर प्लेन को ऊपर ले जाने की कोशिश की ताकि वो पहाड़ के ऊपर से निकल जाए, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का पीछे का हिस्सा पहाड़ से टकरा गया। पीछे की 2 लाइन्स की सीट बिल्कुल अलग हो गई और 3 पैसेंजर्स उन सीट्स के साथ प्लेन से बाहर गिर गए और उनका कुछ पता नहीं चला। प्लेन कुछ सेकंड तक और ऊपर गया, लेकिन फिर अचानक नीचे गिरने लगा। फिर एक और टकराव हुआ, प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट गया। कुछ और लोग प्लेन से गिर गए। अब प्लेन का सिर्फ फ्रंट पोर्शन ही बचा था, जो सीधा एक ग्लेशियर पर जा गिरा। वो ग्लेशियर पर 350 किलोमीटर की स्पीड से फिसलते हुए और लगभग 700 मीटर तक जाके फाइनली क्रैश हुआ। प्लेन बिल्कुल तबाह हो चुका था। सीट्स अपनी जगह से उखड़ गई थी, कॉकपिट पूरी तरह से क्रश हो गया था और दोनों पायलट्स की तुरंत ही मौत हो गई थी। ये प्लेन एंडीज के एक अननोन पहाड़ पर 3570 मीटर की ऊंचाई पर बिखरा पड़ा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 45 लोगों में से 33 लोग जिंदा बच गए थे। उन्होंने किसी तरह से इस भयानक क्रैश को सर्वाइव किया था। पर समस्या ये थी कि कई लोग घायल थे और किसी को भी ये नहीं पता था कि वो लोग कहाँ फंसे हुए हैं। बाद में पता चला कि प्लेन अपने रूट से 80 किलोमीटर दूर था। और अब असली कहानी शुरू होता है, एक ऐसी कहानी जहाँ जिंदा रहने के लिए इंसानियत को हर हद पार करनी पड़ती है। जब ये प्लेन गिरा, उस वक्त कोई भी नहीं सोच सकता था कि अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। और आज भी जब आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी जिंदा रहा जा सकता है। ये कहानी है उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 की। आज के वीडियो में चलिए जानते हैं इस दर्दनाक सफ़र के बारे में। क्रैश के बाद 2 सर्वाइवर्स थे जिन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई थी, 19 साल के रोबर्टो कैनिसा और 20 साल के गुस्तावो ज़र्बिनो।
दोनों मेडिकल स्टूडेंट्स थे और तुरंत उन्होंने देखना शुरू किया कि कौन जिंदा है और कौन घायल है। उन्होंने देखा कि कई लोगों को सीरियस चोट लगी थी। उनमें से एक था 23 साल का फर्नांडो पेरेडो, जिसके सिर में गहरी चोट लगी थी और वो कोमा में था। दोनों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह लोगों की जान बचाई जा सके। दूसरी तरफ जब प्लेन गायब हुआ तो 1 घंटे के अंदर ही चिलियन एयर सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। 4 एयरक्राफ्ट्स को तुरंत सर्च के लिए भेजा गया, लेकिन शाम से लेकर रात तक की खोज में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। रेडियो सिग्नल सुनने के बाद रेस्क्यू टीम ने यह मान लिया कि प्लेन किसी इनएक्सेसिबल जगह पर क्रैश हुआ है। एक और दिक्कत ये थी कि प्लेन सफ़ेद रंग का था और जहाँ वो गिरा था वहाँ हर तरफ सफ़ेद बर्फ और ग्लेशियर ही था। व्हाइट प्लेन को व्हाइट स्नो में लोकेट करना बहुत ही मुश्किल हो गया। 13 अक्टूबर की रात प्लेन में बचे कुछ पैसेंजर्स उम्मीद से भरे थे। उन लोगों ने उम्मीद लगाई थी कि अगर किसी तरह से एक रात काट ली जाए और ठंड से बचने के लिए कोई जुगाड़ कर लिया, शायद अगले दिन तक कोई उन्हें ढूंढने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस सर्दी भरी रात में 5 घायल पैसेंजर्स की जान ले ली। 33 सर्वाइवर्स अब सिर्फ 28 रह गए थे। बच गए लोगों ने बचे कुचे हिस्से को अपने टेम्पोररी घर बना लिया। उन्होंने लगेज सीट्स और बर्फ का यूज करके प्लेन के पिछले हिस्से को बंद कर दिया ताकि थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। अगले दिन था 14 अक्टूबर। अर्जेंटीना, चिली और उरुग्वे से 11 एयरक्राफ्ट्स सर्च ऑपरेशन में लगाए गए। जिस एरिया में ये लोग तलाश रहे थे वो लोकेशन बिल्कुल सही था। क्रैश साइट उसी सर्च एरिया के अंदर ही आती थी, लेकिन फिर भी ये प्लेन उस जगह को पहचान नहीं पाए। सर्वाइवर्स ने प्लेन की छत पर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पता चला कि इतनी लिपस्टिक थी नहीं कि पूरी SOS लिखा जा सके। फिर उन्होंने सूटकेस का यूज करके बर्फ पर एक बड़ा क्रॉस बनाया ताकि ऊपर से गुजरने वाले एयरक्राफ्ट्स देख सके कि नीचे कोई हेल्प मांग रहा है, लेकिन वो भी काम नहीं आया। उस दिन 1 नहीं 2 नहीं 3 एयरक्राफ्ट्स उनके ऊपर से गुजरे। लोग चीखे, हाथ हिलाए और हर कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें नोटिस नहीं किया। वो दिन भी बेकार चला गया। फिर आया 15 अक्टूबर। बच गए लोगों को ये समझ में आया कि जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पानी। एक पैसेंजर था फिटो स्ट्राउज। उसने एक मेटल शीट का यूज़ करके एक सोलर कलेक्टर बनाया, सूरज की रोशनी को कंसंट्रेट किया और बर्फ़ को पिघलाकर उसका पानी एक खाली वाइन बोतल में कलेक्ट किया। इसके अलावा कई लोगों ने सीट्स के कुशन्स को स्नो शूज की तरह पहना और सीट कवर के वूल से अपने आप को ठंड से बचाया। उसके बाद 16 अक्टूबर को यानी क्रैश के 3 दिन बाद वो लड़का जो कोमा में था, फर्नांडो पेरेडो, उसे होश आया। जब उसे होश आया उसने देखा कि उसकी माँ क्रैश में मर चुकी थी और उसकी छोटी बहन बहुत बुरी तरह से घायल थी। पेरेडो ने पूरी कोशिश की अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए। उसके लिए खाना लाता रहा, पानी लाता रहा। क्रैश के 8 दिन बाद उसकी बहन ने भी दम तोड़ दिए थे। ज़्यादातर पैसेंजर्स कोस्टल एरिया से थे। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार स्नो देखा था, वो भी ऐसी हालत में। -30 डिग्री सेल्सियस की सर्दी, इतनी ऊंचाई, ना सही ढंग का कपड़ा, ना खाना, ना पानी, फिर भी वो लोग किसी तरह जिंदा थे। इन मुश्किलों में एक और बड़ा समस्या आई, स्नो ब्लाइंडनेस। जब धूप की अल्ट्रावायलेट रेज बर्फ और ग्लेशियर से रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आती है तो आंखों को चोट पहुंचती है। इसी को स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं। सर्वाइवर्स के पास सिर्फ 3 सनग्लासेस थे जो वो लोग अदला बदली करके पहनते थे। और फिर आया 21 अक्टूबर, क्रैश के 8 दिन बाद। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने ऑफिशियली सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया। उन्होंने मान लिया कि अगर 8 दिन में किसी सर्वाइवर्स का कोई निशान नहीं मिला तो अब चांस 0 है। लगभग 142 घंटे तक चली ये तलाश अब खत्म हो चुकी थी। इस दौरान कुछ सर्वाइवर्स को प्लेन के सीट के बीच एक ट्रांजिस्टर रेडियो मिला। एक रग्बी प्लेयर था रॉय हार्ली, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का शौकीन था। उसने रेडियो को चलाने की कोशिश की। उसने एक लॉन्ग एंटीना बनाकर एक्सपेरिमेंट किया और कुछ देर बाद रेडियो चालू हो गया, लेकिन ये रेडियो सिर्फ एक तरफ कम्युनिकेशन कर सकता था। यानी वो लोग सुन तो सकते थे लेकिन अपनी मैसेज भेज नहीं सकते। और इसी तरह उन्होंने क्रैश के 11 दिन बाद दुनिया की आवाज़ सुनना शुरू की। और फिर उन्होंने रेडियो से एक ऐसी बात सुनी जो उनका दिल तोड़ दिया। सर्च ऑपरेशन ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया था। यह सुनते ही कई लोग रो पड़े और कुछ लोग अपने हाथ उठाकर ऊपर वाले से दुआ मांगनी शुरू की। किसी ने कहा दुनिया जिंदा है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि हम मर चुके हैं। सिर्फ एक इंसान था जिसके चेहरे पर ज़्यादा बदलाव नहीं था, वो था फर्नांडो पेरेडो। क्योंकि वो कुछ और ही सोच रहा था, कुछ ऐसा जो सबके इमेजिनेशन से बहुत दूर था। अब तक यानी क्रैश के 11 दिन बाद उनके पास खाने का सामान लगभग ख़त्म हो चुकी थी। वैसे तो क्रैश के शुरू में ही उनके पास खाना कम था ही। सिर्फ 8 चॉकलेट बार्स, 1 टिन मसल्स, 3 छोटी जैम की बोतल, 1 जरा आमंड, थोड़ा पीनट, कुछ डेट्स, कैंडीज, ड्राई पम्प्स और कुछ बॉटल वाइन्स।
हर रोज़ सिर्फ एक छोटी सी क्वांटिटी खाते थे। फर्नांडो पेरेडो ने तो 3 दिन तक सिर्फ एक चॉकलेट कोटेड पीनट से काम चलाया था, सिर्फ एक पीनट। लेकिन जब खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और बर्फ़, ग्लेशियर और 3800 मीटर की ऊंचाई पर ना कोई पेड़ था ना कोई जानवर, तो सब कुछ ठप हो गया। कुछ लोगों ने प्लेन के पार्ट्स तक चखने की कोशिश की, सीट के कर्टन, लेदर को चबाया, लेकिन उससे उल्टी और बेचैनी बढ़ती गई। और तब जब भूख से मरने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं था, उन लोगों ने एक ऐसा कदम उठाया जो आपको हिलाकर रख देगा। जिंदा रहने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि मर चुके दोस्तों और परिवार वालों का मांस खाना पड़ेगा। यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि जिन लोगों की बात हो रही थी वो या तो उनके रिश्तेदार थे या कोई दोस्त। खाना तो है ही नहीं और सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, जो लोग मर चुके हैं उनके डेड बॉडीज़। केनेसा ने सबसे पहले ये बात उठाई थी और वही पहला था जिसने इस डिसीजन को एक्शन में बदला। कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो पहली बार में कर नहीं पाए, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो वो लोग भी इस कदम पर मजबूर हो गए। फिर आया 29 अक्टूबर, क्रैश के 16 दिन बाद। ये फूड सोर्स भी जल्द खत्म होने वाला था और मौसम भी उनके खिलाफ था। उसी रात एक भयानक गूंज सुनाई थी, बर्फ का तूफान। माउंटेन से बहुत तेजी से आई बर्फ ने पूरे प्लेन को अंदर तक भर दिया। जो प्लेन पहले से ही टूट चुका था अब पूरा बर्फ में डूब गया। 8 लोग उस बर्फ के नीचे घुटकर मर गए। अब सिर्फ 19 सर्वाइवर्स बचे थे। बचे हुए 19 लोग भी बर्फ के नीचे छोटी सी जगह में फंसे हुए थे। फर्नांडो पेरेडो ने एक मेटल रॉड का यूज करके बर्फ में छेद किया ताकि थोड़ी हवा अंदर आ सके। 2 दिन की मेहनत के बाद उन्होंने बर्फ के नीचे से एक टनल बना ली और मुश्किल से वो लोग फिर से बाहर निकल आए। जैसे ही वो सरफेस पर आए, देखा एक और स्नो स्टॉर्म आ रहा है। उन्होंने सोचा कि स्नो केव में वापस चले जाना ही बेहतर होगा। अगले 3 दिन वो लोग वही छोटी सी जगह में घुसे रहे। फिर 3 दिन बाद बाहर आए तो आसमान साफ था। तब सबको एक बात समझ आई कि कोई भी उन्हें बचाने नहीं आने वाला। अगर जिंदा रहना है तो खुद लड़ना पड़ेगा। ये समझ के उन्होंने क्रैश साइट पर बैठकर किसी का इंतजार करना बेकार समझा। अब वक्त था एक्शन लेने का। केनेसा, पेरेडो और विजिंटिन, ये 3 सबसे फिट और स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स थे। इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें ज़्यादा खाना और सबसे गर्म कपड़े दिए जाएंगे और ये लोग मदद ढूंढने निकलेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी लोकेशन का एस्टिमेशन किया। क्रैश से पहले को पायलट ने कहा था कि उनका प्लेन क्यूरिको से निकल गया है। उन्होंने माना कि अगर वो वेस्ट की तरफ कुछ किलोमीटर चलें तो चिले का कंट्री साइड पहुँच जाएंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन गलत था, क्योंकि असली में को पायलट को भी नहीं पता था कि वो प्लेन को कहाँ ले जा रहे थे। असलियत में प्लेन एंडीज के बीच प्लैनेट रूट से 89 किलोमीटर ईस्ट में क्रैश हुआ था। इन तीनों को इस बात का अभी भी पता नहीं था। उन्होंने कुछ दिनों तक रेस्ट किया ताकि एनर्जी जमा हो जाए। और फिर आया 15 नवंबर, क्रैश के 33वां दिन बाद। ये 3 लोग मदद ढूंढने निकल पड़े। कुछ घंटों तक चलने के बाद उन्हें प्लेन का पीछे का हिस्सा मिला, जो सबसे पहले क्रैश में अलग हो गया था। उसके अंदर उन्हें मिले कई सूटकेस, चॉकलेट के बॉक्सेस, 3 मीट पैटीज, एक बोतल रम, एक्स्ट्रा कपड़े, कॉमिक बुक्स और कुछ मेडिसिन। और सबसे इम्पोर्टेंट 2 वे रेडियो सिस्टम। ऐसा रेडियो जिसे सिर्फ सुनना नहीं बल्कि मैसेज भी भेजा जा सकता था। उन्होंने डिसाइड किया कि रात यहीं बिताएंगे। अगले दिन वो और थोड़ा ईस्ट की तरफ गए। फिर सोचा कि रेडियो चालू करने की कोशिश की जाए। उन्होंने प्लेन के मेन बॉडी से बैटरीज ले आने का प्लान बनाया ताकि रेडियो को पावर मिल सके और वो लोग SOS कॉल भेज पाएँ। उन्हें टेल सेक्शन में 24 किलो की बैटरी मिली, लेकिन वो इतनी भारी थी कि उसको वापस ले जाना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि रेडियो को यहीं पर चालू करने की कोशिश करेंगे। वापस जाके उन्होंने रॉय हार्ले की मदद ली, जिसको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नॉलेज था। लेकिन अफसोस ये प्लान भी फेल हो गया। प्रॉब्लम ये थी कि एयरक्राफ्ट का सिस्टम 115 वोल्ट AC से चलता था और बैटरी थी सिर्फ 24 वोल्ट DC की। कोई तरीका नहीं था उन्हें कनेक्ट करने की। उन्होंने पूरी कोशिश की कई दिनों तक रेडियो को चालू करने के लिए, लेकिन फिर समझ आया कि ये रास्ता भी बंद हो चुका है। जिंदा रहने के लिए अब उन्हें पश्चिम की तरफ चलना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लगा कि चिले उसी तरफ है। 11 दिसंबर यानी क्रैश के 59वां दिन बाद एक और बड़ी मुसीबत सामने आई, एक और बर्फ़ का तूफान। बर्फ़ का तूफान इतना ज़्यादा था कि 3 और लोग उसमें दबकर मर गए। अब सिर्फ 16 सर्वाइवर्स बचे थे। अगर उन्हें माउंटेन क्रॉस करनी थी तो रात कैसे गुजर? रात में -30 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता था। ऐसे में नींद लेना और जिंदा बचना किसी सपने जैसा था। उन्हीं में से एक था 18 साल का लड़का, कार्लोस मिगेल रोड्रिगेज।
उसे याद आया कि उसके माँ ने कभी सिलाई सिखाई थी और उसके पास सिलाई का सामान और सुई धागा भी था। उसने सोचा कि अगर सबके कपड़ों के टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा स्लीपिंग बैग बनाया जा सकता है। ये प्लान काम आया। 12 दिसंबर यानी क्रैश के 2 महीने बाद पेरेडो, कैनेसा और विजिंटीन बिना किसी प्रॉपर माउंटेनियरिंग के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने निकल पड़े। एक ही बात निश्चित थी कि वेस्ट की तरफ चिली था। वेस्ट की तरफ जाने का मतलब था पहले ऊपर चढ़ना तभी नीचे उतरना होगा। उनका अब भी ये मानना था कि बस 2-3 दिन का सफ़र है और मदद मिल जाएगी। उन्होंने सिर्फ 3 दिन का मीट सप्लाई पैक किया। ठंड से बचने के लिए पेरेडो ने 3 जीन्स, 1 टी शर्ट के ऊपर 3 स्वेटर्स और पाँव में 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स पहने थे। सॉक्स के ऊपर एक प्लास्टिक शॉपिंग बैग भी लपेटा था। उनके पास ना कोई टेक्निकल गियर था, ना कॉम्पास, ना मैप और ना ही क्लाइंबिंग का कोई अनुभव। ये जगह इतनी ऊंची थी कि ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। फिर भी ये लोग बस चलते रहे। जो स्लीपिंग बैग बनाई गई थी वो रात में उनके लिए एक नया जीवन बन गई। तीनों उस बैग में चिपक कर सोते थे और जैसे ही सूरज निकलता फिर से सफ़र चालू हो जाता। दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन सुबह एक बड़ी गलती सामने आती। उनका एस्टिमेशन बिल्कुल गलत था। आगे जितना भी देखे बस पहाड़ी पहाड़ दिख रहे थे, कहीं कोई एंड नहीं। खाना भी अब कम बचा था तो विजिंटीन ने यह डिसाइड किया कि वो क्रैश साइट पर वापस चला जाएगा ताकि खाने की कमी ना हो। वापस जाना कंपैरेटिवली आसान था क्योंकि अब नीचे जाना था। उसने एयरक्राफ्ट की सीट्स को स्लेज बनाया और बस 1 घंटे में क्रैश साइट में पहुंच गया। जो रास्ता चढ़ाई में 3 दिन लगा था वो उतरने में सिर्फ 1 घंटा लगा। सिर्फ 1 घंटा। पेरेडो और कैनेसा ने चढ़ाई जारी रखी और फिर 3 घंटे की चढ़ाई के बाद वो एक पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए और जो उन्होंने वहां से देखा वो हिला देने वाला था। हर तरफ जितना भी आंखें देख सकती है सिर्फ स्नो कवर्ड पीक्स, ना कोई सब्जी, ना कोई हरा भरा इलाका, सिर्फ बर्फ और पहाड़। लेकिन पेरेडो ने हिम्मत नहीं छोड़ी। दूर पश्चिम के कोने में उसने 2 बारीक से पहाड़ देखे जिन पर बर्फ नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया कि इसी डायरेक्शन में जाना है। वो लोग हार नहीं मान सकते थे। पेरेडो और कैनेसा अभी भी चल रहे थे, रोज, हर दिन। और फिर एक दिन वो एक वैली तक पहुंच गए जहां एक नदी बह रही थी। यह नदी मिलना जैसे उनके लिए जिंदगी की एक नई रोशनी मिल गई थी क्योंकि अब नदी के किनारे चलना आसान था। और 9 दिन बाद 20 दिसंबर को उन्होंने पहली बार इंसानी सिविलाइजेशन का निशान देखा। कुछ गायें खेत में चर रही थी। वो इतने थक चुके थे कि और एक कदम भी चलना मुश्किल था। और तभी नदी के दूसरे किनारे पर एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि 3 आदमी घोड़े पर सवार हैं। पेरेडो ने जोर से चिल्लाया लेकिन नदी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो सुन नहीं पाए। लेकिन एक आदमी ने उन्हें देख लिया। वो सीधा उनकी तरफ देखा और फिर चिल्लाया, टुमोरो। उस आदमी ने कहा कि मैं कल वापस आऊँगा। और अगली सुबह वो आदमी सच में घोड़े पर वापस आया और इस बार वो कुछ कागज़ और पेंसिल साथ लेकर आया था। उसने कागज़ और पेंसिल को एक पत्थर के साथ धागे से बांधा और उसे नदी के दूसरे किनारे फेंक दिया। और ये था पहली बार जब पेरेडो को दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का मौका मिला। पेरेडो ने स्पेनिश में लिखा, मैं उस प्लेन से हूं जो पहाड़ में क्रैश हो गया था। उसने बताया कि वो उरुग्वे से है और 10 दिन से चल रहे हैं। उसके इंजर्ड दोस्त क्रैश साइट पर हैं और उन्हें तुरंत मदद की ज़रूरत है। और उन्हें यह भी नहीं पता कि वो लोग अभी किस जगह पर हैं। उसने एक गुहार लगाई कि हमें बचा लो। और ये है उस लेटर का ओरिजिनल कॉपी। दूसरी तरफ जिस किसान ने ये मैसेज पढ़ा उसका नाम था सर्गियो कैटलेन, एक चिलियन फार्मर। उसने हाथों के इशारों से बताया कि उसने सब कुछ समझ लिया। और जब उन्हें यह समझ आया कि सामने खड़े 2 लोग उस क्रैश के सर्वाइवर हैं जो 2 महीने से जिंदा हैं, तो वो लोग हक्के बक्के रह गए। यह सच था कि वो लोग जिंदा थे। सर्गियो ने एक रोटी का टुकड़ा नदी के उस पार फेंका और उसके बाद वो घोड़े पर चढ़कर वेस्ट की तरफ निकल गया मदद लेने के लिए। आसपास कोई भी गांव या बस्ती नहीं थी। वो जगह अभी भी इतनी दूर थी। लेकिन सर्गियो 10 घंटे तक घोड़ा दौड़ाता रहा। जब वो सबसे करीब के शहर पहुंचा तो उसने आर्मी कमांड को इन्फॉर्म किया और वहां से तुरंत सैंटियागो के आर्मी हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया गया। इसी बीच वो किसान लोग पेरेडो और कैनेसा को घोड़ों पर लॉस मैंटेनेंस ले गए, जहां पहली बार उन्हें थोड़ा आराम मिला। जब उनकी जर्नी का एस्टिमेशन किया गया तो सब लोग हैरान हो गए थे। इन 2 लोगों ने पिछले 10 दिन से 61 किलोमीटर का सफ़र तय किया था, वो भी बर्फ, ऊंचाई और भूख के साथ। कैनेसा का आधा वजन घट गया था, वो सिर्फ 44 किलो का रह गए थे। जब ये खबर बाहर आई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया।
चिलियन एयरफोर्स ने बिना वक्त गवाए 3 हेलीकॉप्टर्स भेजे बाकी सर्वाइवर्स को बचाने के लिए। आर्मी ऑफिसर्स ने पैराडो और कैनेसा से उनका रूट समझा और पैराडो ने तो पायलट का फ्लाइट चार्ट तक साथ ले रखा था, जिसमें उसने अपना रूट मार्क किया था। हेलीकॉप्टर में पैराडो भी गया ताकि वो आर्मी को एग्जैक्ट लोकेशन दिखाए और उसके मदद से क्रैश साइट का सही पता लग गया। 22 दिसंबर 1972 यानी क्रैश के 70 दिन बाद 2 सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स आखिरकार वहां पहुंच गए जहां बाकी सर्वाइवर्स थे। और फिर जो लोग 70 दिन से बर्फ, भूख, मौत और तन्हाई से लड़ रहे थे वो आखिरकार बचा लिए गए। टोटल 16 लोग बच गए थे। उनकी हालत बहुत ख़राब थी। किसी को अल्टीट्यूड सिकनेस थी, किसी को हड्डी टूट चुकी थी, डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। ये कहानी इंसानी उम्मीद का जीता जागता उदाहरण है। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपके पास पेशेंस, इंसानियत और इरादा है तो दुनिया में कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकता। जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकाली जाती है। और इसीलिए एंडीज के इस क्रैश को आज भी कहा जाता है द मिरेकल ऑफ एंडीज। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंस अगेन वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।